हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजय सुथार, प्रिंस कॉलेज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हाल ही के अंदर करंट अफेयर्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण के बाद में काफी गंभीर विषय सामने भी आए हैं और उनमें से एक विषय है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक संस्थान को हाईलाइट करना, और वो संस्थान है ब्रिक्स। यह संस्थान ब्रिक्स एक आर्थिक संगठन है और ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वे यदि डॉलर रहित अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा और इन देशों से अमेरिका में जो चीजें आयात की जाती हैं उनमें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है और इस संगठन में भारत भी एक सदस्य है। इसके नेपथ्य के अंदर एक खबर जनवरी माह में और आई थी कि इंडोनेशिया ब्रिक्स संगठन का 10वां सदस्य देश बन चुका है। तो देखते हैं ब्रिक्स क्या है, क्या इसके सामने चुनौतियां हैं और किस तरीके से इसका धीरे धीरे फैलाव भी हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं ब्रिक्स के सफर पर। यदि हम बात करें ब्रिक्स के विकास पर तो 2001 में अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील के द्वारा सबसे पहले यह शब्द प्रयोग किया गया था ब्रिक। इस ब्रिक के अंदर BRIC 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, इंडिया एंड चाइना। उनका यह मानना था कि ये देश इस समय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि 21वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि हमारी जो 21वीं सदी है इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रूप से चुनौती देगी पश्चिमी जगत द्वारा निर्मित अर्थव्यवस्थाओं को। और इसी शब्द के बाद में बनाने के बाद में 2006 के अंदर रूस के अंदर G8 का सम्मेलन हुआ और इस G8 के सम्मेलन के अंदर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्राजील, भारत और चीन के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में ब्रिक्स संगठन का एक खाका खींचा गया। 2009 में रूस के येकोतरिनबर्ग शहर के अंदर पहली बार एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के तहत यह डिसाइड किया गया कि एक ब्रिक्स संगठन बनने जा रहा है और यहां पर विधिवत रूप से ब्रिक्स संगठन शुरू हो गया। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका एक सदस्य बन गया और दक्षिण अफ्रीका के सदस्य बनते ही इस ब्रिक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना संगठन में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और इसका आधिकारिक नाम बन गया ब्रिक्स। उसके बाद में 2014 के अंदर ब्राजील के अंदर फोर्टालीजा के अंदर एक सम्मेलन हुआ और इस फोर्टालीजा सम्मेलन के बाद में फोर्टालीजा डिक्लेरेशन हुआ और इस डिक्लेरेशन के तहत एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया और इसके अलावा आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था भी की गई और इसके तहत यह नए आयाम की तरफ चल पड़ा और इसके तुरंत बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कर दी गई। इस बैंक को प्रारंभिक रूप से ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। हालिया विस्तार इन संस्थानों के अंदर 2022 के बाद में यह देखा गया कि इस संगठन का और विस्तार होना चाहिए। इन्होंने कई देशों को अपना निमंत्रण भेजा था कि वे देश इस संगठन में शामिल हो जाए। इसमें सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और अर्जेंटीना व इंडोनेशिया देश प्रमुख थे। इन देशों में से अर्जेंटीना ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह ब्रिक्स में शामिल नहीं होना चाहता है, वह अमेरिकी व पाश्चात्य यानी वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर ही खड़ा नजर आएगा। वहीं सऊदी अरब ने अभी तक कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, ना तो उन्होंने इस संगठन के इस निमंत्रण को शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार किया है और ना ही प्रत्युत्तर में इनकार किया है। लेकिन 2023 के अंदर मिस्र, इथोपिया, यूएई और ईरान इसके सदस्य बन चुके थे और इसके साथ ही इसकी सदस्य संख्या 9 हो चुकी थी। जनवरी 2025 के अंदर पहली बार क्या है कि 2025 में इंडोनेशिया ने भी आधिकारिक रूप से ब्रिक को शामिल कर लिया है और इस प्रकार से ब्रिक का विकास हुआ है और ब्रिक के अंदर वर्तमान में 10 सदस्य हैं। तो ब्रिक के अंदर सदस्य देख सकते हैं, मूल सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और हाल ही के अंदर इंडोनेशिया 2025 में जुड़ा है। मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई 2023 में ही इस संगठन के साथ जुड़ चुके हैं।
यदि हम बात करते हैं मिस्र के ब्रिक्स देशों के महत्व की, तो ब्रिक्स देशों के महत्व के अंदर 3 से 4 बिंदु स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। पहला, आर्थिक रूप से ये देश जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, वैश्विक जो राष्ट्रीय आय है यानी ग्लोबल जीडीपी है उसका 24% भाग बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 16% से अधिक भूमिका इनकी बनती है। और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिदृश्य के अंदर इन देशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, 1991 के बाद में विश्व एक ध्रुवीय हो चला था और अब ये मांग उठने लगी है कि विश्व बहुध्रुवीय होना चाहिए और इसी कारण से कई राजनीतिकविद मानते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व इस विश्व के अंदर शक्ति संतुलन को स्थापित करेगा और वैश्विक शांति के लिए ये उत्तम है, उसमें एक ब्रिक्स की भूमिका हो सकती है। तीसरा, दक्षिण दक्षिण संवाद। दक्षिण दक्षिण संवाद के तात्पर्य ये है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो देश आजाद हुए वो ज्यादातर कर्क रेखा के दक्षिण में थे या दक्षिण में स्थित थे और इन देशों का आर्थिक स्तर बहुत कमजोर था। वहीं विकसित देश जो हुआ करते थे वो कर्क रेखा के उत्तर में ही थे और कर्क रेखा के दक्षिण देशों के मध्य चूंकि वे लंबे उपनिवेशवाद से समस्याओं से ग्रसित रहे थे तो इनकी समस्याएं एक समान थी और नेहरू जी का मानना था कि इनको साथ में आकर अपनी समस्याओं को निपटना चाहिए। वर्तमान में इतने समय के बाद भी दक्षिण दक्षिण संवाद अप्रासंगिक नहीं हुआ है और इस संबंध के अंदर ये जो ब्रिक्स संगठन है वो अपनी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली का विकास। यूक्रेन युद्ध के बाद में रूस के ऊपर कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। ब्रेटन वुड व्यवस्था के अतिरिक्त जो कि डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति से वृद्धि करती है, उसके अतिरिक्त कई आर्थिक विद ये मानते हैं कि एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली का विकास हो सकता है जो कि डॉलर रहित अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा सकती हैं और इसमें भी ब्रिक्स की एक भूमिका नजर आती है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और आकस्मिक आपदा रिजर्व यानी कि जो कैश रिजर्व बनाया जा सकता है आप आकस्मिक रूप के कार्य